जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है। को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में हम हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं बरेली शहर के ऐसे नामचीन लोगों से जिन्होंने अपने काम और अपने नाम को फलक तक पहुंचाया है। तमाम लोगों से हमारी बातचीत आप लोग सुनते रहते होंगे। उसी कड़ी में आज हम आए हैं बरेली शहर के तिरुवटीनाथ मंदिर के पड़ोस में बने बीडीए कॉलोनी में, जहां पर एक हमारे साथ दिलचस्प और बहुत ही बेहतरीन कलाकारा मौजूद हैं जिन्होंने अपना नाम आज आसमान की बुलंदियों तक पे भी लिख दिया है। एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को, इनके बनाए हुए चित्र को शेयर भी किया है। उसके बाद से आज ये कलाकारा घर घर में जानी जा रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके अब तक के इस दिलचस्प सफ़र के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है वर्नी आपका हमारे बरेली लाइव में। थैंक यू सर। वर्नी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम है वर्नी शुक्ला, तमाम लोग उसका उच्चारण गलत कहते हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि आपके इस वर्नी नाम का तात्पर्य क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? सबसे पहले तो जो ये नाम कैसे रखा गया इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। पापा मेरे ये चाहते थे कि जो मेरा नाम हो वो सबसे यूनिक हो। मतलब ये है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो कि वारनी कौन, तो इसलिए वो चाहते थे कोई ऐसा नाम हो कि थोड़ा अलग भी हो और थोड़ा अनोखा भी हो। तो इसलिए फिर ये जो नाम है वारनी वो मेरे पापा ने रखा है, जिसका जो अर्थ होता है माँ सरस्वती जी के नाम पर ही आधारित है। तो वर्नी, आपको देख के लगता है जैसे आप बहुत छोटे हो, क्या मैं वैसे ये एक सवाल ऐसा है जो किसी भी बिटिया से, किसी भी लड़की से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे दर्शक ये जरूर अवश्य जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी उम्र कितनी है, कितनी उम्र में आपने ये जो प्रसिद्धियाँ हासिल की हैं? वैसे तो जो अभी मेरी जो उम्र है वो 24 और 25 के बीच में हूँ मैं अभी। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही है वर्नी? जो मेरा मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कला विषय से किए हैं। जो मैंने ग्रेजुएशन किया है वो बरेली कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय से किया है। तो वर्नी, आपने अभी जैसे बताया कि आपके नाम का मतलब जो माँ सरस्वती के एक नाम से जुड़ा हुआ है, तो वर्नी शुक्ला को बचपन के किस समय में जाकर ये लगा कि उसको माँ सरस्वती का कोई ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा उनसे जुड़े हुए किसी क्षेत्र के बारे में ही वो अपना आगे चलकर काम कर सकती हैं या अपना करियर बना सकती हैं? ऐसा कब लगा आपको? वैसे जो हमारे ताऊ जी की जो बेटी हैं वो भी मतलब काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो जब हम बहुत छोटे थे ना तो मम्मी और पापा हमें ताऊ जी के घर लेके जाते थे। तो जो दीदी थी उन्होंने साईं बाबा की बहुत सुंदर सी मतलब पेंटिंग बना के रखी थी। तो पापा बताते थे ये दीदी ने बनाया है। तो फिर उससे लगा कि मतलब आर्ट में मतलब बहुत कुछ है, मतलब वो अट्रैक्ट की वो जो पेंटिंग थी। मतलब जैसे छोटे में ना, जैसे स्टार्टिंग में लोग होते थे कि मतलब कार्टून्स बनाते थे तो वो रखते थे, तो वो थोड़ा मुझे अट्रैक्ट किया था। और जैसे वो जब भी जाते थे वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक दिन मतलब मैं ऐसा कुछ बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी कभी कभी। तो वो मुझे बता रही थी कि जैसे आर्टिस्ट कलर होते हैं, ये वर्क होता है, ये हम ऐसे करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो पेंटिंग कर रही थी और वो चली गई। तो मैंने आपको बताया था ना कि उनकी पेंटिंग को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कैसे किया जाता है। तो मैं गई और थोड़ा बहुत बस मैंने किया। जैसे बचपने में तो समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि ये छोटे बच्चों का काम नहीं है, तुम क्या कर रही हो। तब से मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं यही करके दिखाऊंगी। मतलब इंटरेस्ट तब से मतलब होना शुरू हो गया था फिर धीरे धीरे। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब आर्ट को ही मैं अपना करियर मतलब बनाऊंगी। तो 10th 12th तक तो मैंने बस ऐसे ही एज अ सब्जेक्ट मैंने उसे पढ़ा था। तो जब मैं बीए में थी तो दिल्ली में कंपटीशन हुआ था, मतलब ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था। तो वहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग भेजी थी। तो वहाँ पे जो मेरी पेंटिंग थी वो मतलब सम्मानित हुई थी, प्रथम पुरस्कार मिला था और 5,000 रुपये कैश प्राइज़, मतलब वो मेरा पहला पुरस्कार था। तो उससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मुझे लगा कि हाँ, इस मतलब ये है कि इसे एज अ प्रोफेशन हम कर सकते हैं। तो मतलब वहाँ से प्रेरणा मिली मुझे, मतलब आगे बढ़ने की एक कलाकार के रूप में।
जी। तो यानी अभी आपने जैसे बताया कि आपको पहली पेंटिंग के 5,000 रुपये मिले थे और इतना बड़ा अचीवमेंट मिला हाँ, था। हाँ। जिस दिन से आपने सीखना शुरू किया तब से लेकर उस दिन तक जिस दिन से आपकी पहली पेंटिंग को प्रशंसा मिली, वो वक्त कैसे गुजरा? वो कितना कठिन वक्त गुजरा या कितने उतार चढ़ाव आपको झेलने लगे पड़े, उसके विषय में बताइए। मैं पहले ये कहना चाहूँगी, जो मैं साधारण परिवार से हूँ, तो मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जो है कलर्स ख़रीद के दें मुझे और मैं काम कर सकूँ। जैसे हमारे ताऊ जी मतलब काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे भाइयों भाइयों के बीच बहुत डिफरेंस होता है, मतलब कहने को थोड़ा सा लगता है। तो ये था, तो जैसे आज के टाइम में ये है कि माता पिता को पता चलता है कि हमारे बच्चे का जैसे डांस में इंटरेस्ट है तो उसकी डांस क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं या खुद सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। पेंटिंग में है तो वो तरह तरह के मतलब पेंटिंग्स लाते हैं, कलर्स लाते हैं, उनको सिखाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था बचपन में। तो ये था कि तब मैं, जैसे हमारी कॉपियाँ होती हैं ना, तो उसके पीछे मैं बनाती थी, जैसे किसी की चेहरा, किसी कोई मैम है तो उनका मतलब जैसा बचपन में बन पाता था वैसे बनाया, थोड़ा इंटरेस्ट था ऐसे करके। तो ये था कि जैसे हमारे कॉलेज में जैसे कंपटीशन होता है तो ग्रुप में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ से फिर टीचर्स मतलब ग्रुप में फिर कलर्स वगैरह मिलते हैं, तो मैंने मतलब स्टार्ट किया था। तो और ये था कि जो वहाँ के टीचर्स थे तो उनको लगा कि मतलब लड़की है, अच्छा काम कर रही है सब कुछ, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, मतलब फाइनेंशियली भी वैसे भी। तो फिर यहाँ से मतलब उतार चढ़ाव तो बहुत हुए। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप, मतलब ये होता है कि अगर अमीर इंसान का अगर बच्चा सपना देखता है ना तो उसे पूरा करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब ये होता है कि जब आप साधारण परिवार से मतलब हैं और ये है कि घर वालों के पास ये है कि दिनचर्या जो है या फिर जो आपका जीवन यापन है वहाँ तक ही पैसे हो पाते हैं, आपके शौक़ पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ये है कि उसे थोड़ा ऐसा करियर वो करना थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन मम्मी पापा हमेशा मतलब सपोर्ट किए। और स्पेशली जो मेरे कॉलेज के जो टीचर्स थे तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था तो ये था कि जो पापा की सैलरी है वो थोड़ी सी कम है, तो फिर जो हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर चंद्रा मिश्रा, तो उन्होंने मतलब बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए मतलब पैसे दिए थे, तब जाके मेरा मतलब एडमिशन हुआ था। तो मतलब उतार चढ़ाव तो बहुत है, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अभी मैं हूँ बहुत इजी हो गया, एक प्लेट में सजा हुआ मुझे मिल गया, कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कभी कभी लोगों ने भी कहा कि जैसे स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो लोगों ने कहा कि इसे मैथ्स दिलाओ, कॉमर्स दिलाओ। जैसे मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे भी थोड़ा सा लगता था, जैसे ये होता ना, जैसे जब हम छोटे होते हैं लगता है कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ और मैं बीए कर रही हूँ बीए की थोड़ी वैल्यू मतलब वो है। हाँ, तो मतलब जो हम जहाँ पापा काम करते तो उन्होंने भी कहा कि लड़की पढ़ने में अच्छी है, इसे बीएससी कराओ, साइंस साइड दिलाओ, कॉमर्स दिलाओ। लेकिन ये था ना कि उस टाइम मतलब बीएससी या कॉमर्स वगैरह के लिए भी कोचिंग्स काफ़ी महंगी होती हैं। तो ये रीज़न था थोड़ा कि इस वजह से मैंने आर्ट साइड चुनी, क्योंकि उसमें तो कोचिंग वगैरह पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं, आप सेल्फ स्टडी से मतलब कर सकते हैं। हाँ, तो इस वजह से तो मेरा आर्ट साइड था। फिर जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो ये होता है कि ना, लोगों को होता है कि आप जिस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको वो चुनना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों ने कहा था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि उस प्रोफेशन को चुनो जिसमें कमाई ज़्यादा हो। लेकिन पापा ने कहा कि ये है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मतलब जिसमें भी है तुम वो करो, तुम ये मत सोचो कि आगे तुम्हें मतलब अगर तुम बीकॉम करोगी तो ज़्यादा कमाओगी, बीएससी करोगी तो ज़्यादा कमाओगे, कंप्यूटर सीखोगी तो ज़्यादा, क्योंकि ये इस टाइम ये इन सब चीज़ का फैशन है। तो पापा ने कहा था जो तुम्हें करना है तुम वो करो। तो इस वजह से फिर मैंने अपना बीए किया और उसमें जो आर्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे फिर वो लिए। तो मतलब ऐसे मेरा सफ़र शुरुआत हुई इसकी। तो वो सबसे पहली खुशी क्या थी जो आपने जो शौक़ एक अपना रखा और उसके अचीवमेंट की पहली खुशी कब मिली थी, कैसे मिली थी और कितनी मिली थी? मैं बताती हूँ। मुझे जैसे आज के टाइम में मुझे एज अ मतलब पेंटिंग की आर्टिस्ट और रंगोली आर्टिस्ट, तो इन दोनों के लिए ज़्यादा मतलब जाना जाता है। तो पेंटिंग का जो सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी वो तब हुई थी जब मेरी पेंटिंग वो
दिल्ली में मतलब सिलेक्ट हुई थी और मैं अपने कॉलेज की एकमात्र ऐसी स्टूडेंट थी जिसकी जो पेंटिंग थी वो दिल्ली में सिलेक्ट हुई और वो भी कैश प्राइज़ वगैरह मिला था। तो यहाँ से मुझे ये है कि पेंटिंग के लिए प्रोत्साहन मिला, कॉलेज वाले ने मतलब काफ़ी नोटिस किया कि हाँ ये लड़की कर सकती है, तो उन्होंने भी फिर गाइडेंस दिया कि ऐसे काम करो, मतलब ये काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से तो मेरी पेंटिंग की हुई। रंगोली का ऐसा था कि जैसे स्टार्टिंग में मैं केवल शौकिया या फिर दिवाली वगैरह बनाते हैं तो वैसे बनाती थी। तो कॉलेज में ना मतलब रोहिलखंड में एक यूथ फेस्टिवल होता है, तो उसमें मतलब ये है कि पूरे स्टेट के बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे मतलब कॉलेज में ये होता है ना कि जब आप यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं तो अपने कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट भेजेंगे। तो ये होता था हमारे कॉलेज में, पहले जो एमए के बच्चे होते थे उनको रंगोली पेंटिंग वगैरह के लिए भेजा जाता था। और जब ये कॉम्पिटिशन हुआ था मैं बीए में थी, तो हुआ ऐसा था कि वहाँ पे कंपटीशन था और मैं ठीक ठीक रंगोली बना लेती थी। हमारी एक मैम है पंपा मैम, तो उन्होंने देखा कि हाँ लड़की रंगोली अच्छा बना लेती है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे इस कंपटीशन में स्टार्टिंग से ही एमए के ही बच्चे जाते थे, बीए के नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ शायद बीए में इतना वो नहीं है। और कॉलेज की रेपुटेशन की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेंगे कि बेस्ट स्टूडेंट को ही भेजें। तो जो हमारी एक मैम थी तो उन्होंने कहा था कि बीए की लड़की है क्या करेगी, वहाँ पे बहुत धुरंधर आते हैं तो मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। लेकिन मैम को लगा था कि हाँ कर सकती है स्टूडेंट, अगर हम उसे अच्छे से गाइड करें और बताएं कि किस तरह से होता है। तो ऐसे तो फिर मुझे एंट्री मिली थी वहाँ कंपटीशन में जाने के लिए, और ये कहिए कि वहाँ मेरा फर्स्ट आया था तो यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई। जैसे ये होता है ना कि जब आपको मोटिवेशन के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए ना कोई जरिया होना चाहिए, तो फिर रंगोली को भी मुझे लगा कि हाँ मैं रंगोली में भी अच्छा कर सकती। तो तब से लेकर अब तक मैं फिर कंटिन्यू फिर रंगोली में भी मतलब वर्क कर रही हूँ। दोनों कॉलेजों में आपने साहूराम से भी बताया, बरेली कॉलेज बताया, और कौन कौन से टीचर्स थे जैसे जिन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया या आपको मोटिवेट किया? वैसे तो टीचर्स तो मेरे काफ़ी हैं, जैसे कि बरेली कॉलेज में पंपा मैम हैं, मंजू मैम हैं, सूरज सर हैं। इन्होंने मतलब जैसे कि अभी मैं पास आउट हूँ लेकिन फिर भी समय समय पर ये जो हमारे टीचर्स हैं हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और बताते हैं कि वानी तुम ये करो और ये कंपटीशन है। साहूराम स्वरूप में गीता मैम, आरती मैम, अनीला मैम, तो इन्होंने भी मतलब काफ़ी मदद की। और मैं ये कहूँगी जैसे बरेली कॉलेज में मैंने ये सीखा कि आज़ादी में रह के हम कैसे वर्क कर सकते हैं, और साहूराम स्वरूप ने मुझे अनुशासन सिखाया कि ये होता है कि टाइम का क्या मतलब महत्व है, आप अनुशासित रह के किस तरह काम कर सकते हैं। तो मतलब मैं जो अभी हूँ वो बरेली कॉलेज और साहूराम स्वरूप के जितने भी टीचर्स हैं उन सब की वजह से हूँ। और रही बात ये है कि जैसे आजकल मैं ऑर्डर पे भी वर्क करती हूँ, जैसे रंगोली बनाती हूँ, तो इसका क्रेडिट मैं अमिता मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि जो सबसे पहले मैंने ऑर्डर पे रंगोली बनाई थी वो अमिता मैम ने ही बनवाई थी फन सिटी में। तो तब से मतलब अब तक मैं फन सिटी में रंगोली बनाती हूँ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हैं। तो मैं अमिता मैम की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। और एक उम्मीद में मीनाक्षी भाभी हैं, विनीता दीदी हैं, तो वो भी मेरा बहुत मदद करती हैं। और कौन कौन से अचीवमेंट्स आपको मिले हैं अभी तक, किसके जगह पुरस्कारित हुई हैं आप, बाहर कहाँ किया हुआ है, कहाँ से चीज़ें आप लेकर आई हैं, जीत के आई हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा अचीवमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में मेरा था मतलब जो फर्स्ट प्राइज़ था। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, वहाँ पे भी मेरी एग्जीबिशन लग चुकी है। मुंबई, शिमला, हरिद्वार और भी बहुत सारी जगह है, जैसे पंजाब वगैरह में भी मेरी एग्जीबिशंस वगैरह लगती रहती हैं। और अभी बीच में अभी मेरा नेपाल में भी एग्जीबिशन लगने वाली है जी। जी, और रही पुरस्कार तो मुझे काफ़ी मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हाल में ही बरेली आइकन अवार्ड मिला है। और ऑल इंडिया की तरफ से मतलब भारत सरकार की तरफ से जो रंगोली कंपटीशन हुआ था तो उसमें क्या कहते हैं मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब मैं स्टेट लेवल पे मतलब बरेली को रिप्रेजेंट करूँगी जी। अच्छा वनी आपकी नज़रों में चित्रकारी का सही मतलब क्या है? आखिर क्या होती है कला, और आखिर चित्रकारी उस कला से कितना जुड़ा हुआ है और कितना अलग है? चित्रकारी जो विषय है या जो क्षेत्र है वो एग्जैक्टली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम चित्रकारी को देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि हर कलाकार
का जो माध्यम होता है अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए वो अलग अलग होता है। जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आपके जो मनोभाव हैं वो आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिंगर अपने सिंगिंग के अकॉर्डिंग करता है। तो ऐसे जो आर्टिस्ट होता है तो जो उसके आसपास हो रहा होता है या फिर उसके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसे वो बोल नहीं पाता, तो वो अपने मतलब रंगों से और कलर से दिखाता है। तो मेरा यही मानना है कि जो एक चित्रकार होता है तो वो अपने समाज को, अपने मन को या फिर उसके अंदर जितनी भी उथल पुथल हो रही है वो सारी चीज़ें वो अपने कैनवस पे उतारता है। तो एक तरह से वो एक आईना होता है एक चित्रकार का। अगर कोई भी पेंटिंग करती हूँ तो जैसे कि मुझे कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैं समाज को कोई मैसेज देना चाहती हूँ तो मैं वो चित्रकारी के माध्यम से करती हूँ। जैसे लेखक अपने भावनाओं को अपने कलम के द्वारा दिखाता है तो ऐसे मैं अपनी मतलब चित्रकारी के द्वारा दिखाती हूँ। अच्छा वरना अब तक आपने बहुत सारी मुझे लगता है पेंटिंग्स बनाई हैं, काफ़ी हम लोग देख भी चुके हैं, आपके आसपास भी हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि कितनी सारी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं आपकी एकेडमी में। तो सबसे अच्छी वो पेंटिंग कौन सी थी जिसे बनाने में आपको मेहनत तो बहुत लगी लेकिन वो आपके दिल के बेहद करीब है? वो कौन सी पेंटिंग ऐसी रही? मेरे दिल के करीब 3 पेंटिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली और एक पेंटिंग थी वो उसमें मैंने मदर और 2 चाइल्ड बनाए थे खिड़की से झांकते हुए, तो वो मेरी सेल आउट हो गई। जी वो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वो मतलब पसंद की गई तो वो मेरी सेल आउट हो चुकी है। और ये वाला मैंने इसलिए सेल आउट नहीं किया क्योंकि ये वाली जो पेंटिंग है ये मेरी पहली एक्रेलिक पेंटिंग है और इसी को अवार्ड मिला था दिल्ली में जी। और ये वाली मेरी पहली ऑयल कलर की पेंटिंग है, मतलब जो मैंने पहली बार, जैसे होता है ना कि कलर में बहुत सारे मीडियम होते हैं, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, चारकोल कलर और भी पेस्टल कलर। तो ये है कि ये जो मैंने पहला जो कलर से वो किया था ना तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, कितनी भी बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊँ, हो सकता है कि इससे बेहतर पेंटिंग बनाऊँ, लेकिन ये दोनों मेरी सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी पेंटिंग मैं मानूँगी। इसके अलावा जहन में और कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो आपको लगता है कि आपको एक दिन बनानी है? वो कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी मूरत या कुछ भी ऐसा आइकॉनिक चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे जहन में कहीं ना कहीं है और एक ना एक दिन मैं उसको अवश्य बनाऊंगी? वैसे मेरा मन तो ये है कि मैं ना किसी दिन योगी जी और मोदी जी का चित्र बना के उन्हें भेंट करूं क्योंकि ये होता है ना कि कुछ लोग आपके बहुत आदर्श होते हैं, तो ये होता है ना जैसे हम अपनी कला के द्वारा या किसी ना किसी द्वारा हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मेरा मन है किसी दिन मोदी जी और योगी जी का चित्र बना के उनको भेंट करूं। अच्छा वारनी, जैसे बचपन में हमने कई बार पढ़ते हैं कि एक मूर्तिकार जो होता है जब वो किसी शिला से या किसी पत्थर से कोई मूर्ति बनाता है तो जब वो मूर्ति बना लेता है और उससे पूछा जाता है कैसे बनी तो वो ये कहता है कि मूर्ति मेरे दिमाग में थी, बस मैंने उस पत्थर में से अनावश्यक तत्वों को, चीज़ों को हटा दिया है। तो जब वर्णी शुक्ला कोई चित्रकारी करती है तो उनके जहन में ऐसा क्या होता है? वो क्या सोच के साथ करती हैं? किस वक्त वो पेंटिंग करती हैं और क्या थॉट्स उनके दिमाग में चलते हैं? जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो पहली बात ये है कि मैं ये सब भूल जाती हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है मैं काम कर रही होती हूँ, लाइट चली जाती है तो ये, लेकिन फिर भी मैं काम करती रहती हूँ। और ये जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरे मन में कोई थॉट नहीं होता, ये होता है जैसे ब्रश चल रहा है, जैसा मुझे लग रहा है कि यहाँ से कलर अच्छा जा रहा है, तो मतलब ये कि फिर मेरा कंटिन्यू मैं उस पर वर्क करती हूँ। और इंस्पिरेशन, जैसे आपने ये जो तस्वीर दोनों बताई, जनरली ये दोनों तस्वीर हमें ऐसा लगता है कि किसी चित्रकार ने कहीं से खींची हैं ये दोनों तस्वीर। तो ये जब पेंटिंग आपने बनाई होगी या जिस वक्त बनाई होगी तो क्या जहन में कोई तस्वीर आपके चल रही थी या फिर आपने सोच रखा था कि कहीं ना कहीं एक बच्चा होगा, उसके गोद में एक भेड़ का बच्चा होगा, बकरी का बच्चा होगा और वो ऐसे बन जाएगा? क्या सोचा था इस पेंटिंग को बनाने? जो ये मटके वाली है ये राजस्थान का एक चित्र है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एग्जीबिशंस वगैरह है वो राजस्थान में रेवाड़ी में लगी थी। तो जब हम वहाँ गए थे ना कि वो होता है जैसे आर्टिस्टों का जब कैंप होता है तो वहाँ पे हमारा 1 हफ्ते का चलता है, तो उसमें 3 दिन का आपका वर्क होता है और 1 दिन आपको पूरा घुमाया जाता है। तो जब हमारा वर्क ख़त्म हो गया था तो ऐसे ही पूरा राजस्थान घुमाने के लिए फिर हम लोग गए थे, तो उन्होंने काफ़ी जगह हमें घुमाई थी। तो जब हमारी वो टीम जब एक जगह गई थी तो हमें एक कुम्हार का मतलब झोपड़ी टाइप की दिखी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे थे। तो मतलब ये लड़की बहुत खुश होकर मटका बनाई थी ना, तो वो जो खुशी थी
मतलब इतनी धूप हो रही है लेकिन फिर भी वो लड़की कंटिन्यू अपना वर्क खुशी के साथ करे ना, वो जो उसकी स्माइल थी उसने बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैंने मोबाइल में इनका फ़ोटो क्लिक कर लिया था, फिर बरेली आके फिर मैंने ये मतलब चित्र बनाया था इनका। यही चीज़ मैं जानना चाह रहा है कि एक काम, अपने प्रिय काम को करते वक्त एक खुश अंदर मन से एक खुशी होती है, वो निकल के आती है, तो हम उसमें द बेस्ट अपना कर पाते हैं। मतलब यही था ना, जैसे मैंने जब मैं पेंटिंग बनाई तो उस टाइम मुझे चित्र, वो तो केवल चित्र था लेकिन ना वहाँ का माहौल हम मतलब आंखों में बसा हुआ था कि वो जैसे कर रही है, जैसे मटका बनाए तो उसके हाथ गीले हैं और काम कर रही है, आसपास धूल भी उड़ रही है लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट दे। तो वो चीज़ मतलब मुझे लगा कि वो तो धूप में बैठ के अपना मतलब ये भी एक तरह से कला ही है, तो मैं तो फिर भी सही जगह हूँ। तो ये है कि अपना बेस्ट करूँ जिससे कि ये कभी लगे कि हाँ किसी को मैंने ट्रिब्यूट दिया था। तो ये मैं उस लड़की के लिए मतलब पेंटिंग बनाई थी। ये वाला दूसरा वाली जो तस्वीर आपकी, ये जनरली कई जगह दिख जाता है इस तरह का फ़ोटो, तो इसको भी देख के कुछ ऐसा मन में रहा होगा? वो ये था कि मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह हैं तो जो आउटिंग वगैरह करते हैं, तो जो ये वाला चित्र है ये शिमला का है। तो वो मेरे दोस्त ना, जैसे कहीं मैं कहती हूँ कि जैसे आप कहीं जाया करो तो फ़ोटोज़ वगैरह मुझे सेंड कर दिया करो, क्योंकि ये होता है ना कि हम तो कहीं जा नहीं पाते हैं या फिर बहुत लिमिटेड जगह जाते हैं। तो मैं हमेशा काफ़ी दोस्तों से कह रखा है कि आप कहीं भी जाओ मुझे फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करना वहाँ के। जैसे गुजरात में मेरे काफ़ी दोस्त जाते हैं तो वहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो ये फ़ोटो भी मेरे एक दोस्त ने सेंड किया था, मतलब काफ़ी सारे किए थे। तो ये वाला फ़ोटो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जैसे बच्चा मेमने को लिया हुआ, मासूमियत जो थी, तो फिर मैंने फिर उसको देख के ये बनाया था। अच्छा वरनी हमेशा हम पढ़ते हैं कि एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक चित्र अपने आप में वो सारी बातें बोल देता है जो शायद हम लोग लिख कर या कहकर नहीं जता पाते हैं। ये जो पीछे वाली एक पेंटिंग मैं देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, पीछे जो पेंटिंग है इसकी क्या कहानी है? इसमें ऐसा क्या है जो बोल रहा है? जो ये वाला चित्र है ये तब का है जब मतलब वो हुआ था ना दिल्ली में जो रेप, निर्भया कांड, हाँ निर्भया कांड जो हुआ था। तो जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद अखबारों में डेली उससे संबंधित कंटिन्यू न्यूज़ आती थी। मतलब इससे पहले तो हमें पता भी नहीं था कि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो जब निर्भया कांड को काफ़ी हाईलाइट मिली और उसके बाद हर एक गांव में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसी को लेके मतलब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो इसमें जो हाफ है उसमें ये दिखाया गया है कि जैसे मतलब उस पर जो अत्याचार होता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, घरेलू रूप से हो, मतलब एक तरह से कहा जाए कि आज के टाइम में जो नारी है ना तो वो घर के बाहर सुरक्षित है ना घर के अंदर सुरक्षित है। तो मैंने हाफ में वो दिखाया और जो हाफ है वो मैंने शेर की तरह दिखाया है कि मतलब लड़कियां ये ना सोचे कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हर लड़की के अंदर एक शेर है, तो अगर वो उसको जागृत करे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको टच भी कर सके। अच्छा वरनी नीचे हम देख पा रहे हैं, अभी हमारे दर्शकों ने भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी सी रंगोली बनाई है आपने। अभी हाल ही में आपकी बनाई हुई एक स्वतंत्रता दिवस के आसपास एक आपने रंगोली बनाई थी, वो इतनी मशहूर अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम से उसको शेयर किया। कैसा लगा उनके करने के बाद, और क्या आपने सोचा था कि कुछ इस तरीका भी होगा, इतना बड़ा व्यक्ति उसको शेयर करेगा? कभी ऐसा मन में आया, ज़हन में आया? जो मैंने रंगोली बनाई थी वो आज़ादी की 75वें जो सालगिरह मनाई गई थी उस पे बनाई थी। तो मैंने जब बनाई थी वो तो मैंने बस 14 अगस्त को ऐसे डाल दी थी कि ये होता है ना कि इस टाइम बहुत लोग मतलब अपडेट करते रहते हैं पोस्ट वगैरह। तो मैंने बस ये सोचा था कि सब लोग कर रहे हैं, मैं भी बस ऐसे रंगोली की डाल देती हूँ। तो मैंने 14 अगस्त को डाला, 15 अगस्त को मैं थोड़ा काम कर रही थी, फिर अचानक से मतलब मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आने लगे कि आपकी जो रंगोली है ना वो आलिया भट्ट ने शेयर करी है। तो मुझे लगा कि शायद ना कोई मजाक कर रहा है। तो फिर मैं आलिया भट्ट के अकाउंट में गई, तो मैंने जब चेक किया तो उन्होंने ऑल इंडिया केवल 2 आर्टिस्ट का ही डाला था। एक आर्टिस्ट थे वो तमिलनाडु के थे, उन्होंने पत्तों से स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बनाया था, और एक मेरी रंगोली थी। तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मतलब मुझे
बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब जो हमने काम किया उसको इतना प्रोत्साहन मिला, यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने भी शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ ना जैसे उस पे काफ़ी सारे व्यूज़ भी आ गए, मतलब 18 लाख लोग अब तक देख चुके हैं उस रंगोली को। तो मैंने जब मैंने डाला था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरी रंगोली है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, इसकी वजह से लोग जानने लगेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। काफ़ी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे मतलब बधाइयाँ आना शुरू हो गई। तो मेरे तरह से ना एक तरह से जो सपना होता है, लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ लेकिन वो रियलिटी थी। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो अब इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, तो अब इस समय आपके परिवार का, आपके दोस्तों का या आपके और रिश्तेदारों का क्या सपोर्ट, क्या भावनाएं हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे जो जुड़े हुए हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है मुझे आगे बढ़ने के लिए। ये होता है ना, जैसे हम कोई पोस्ट डालते हैं, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, स्पेशली मुझे मैसेज करते हैं कि वाणी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसमें आगे बढ़ो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ये कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया बहुत बुरा है, लोग बिगड़ जाएंगे, ऐसा मतलब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो, और प्लस ये है कि आप कितने कैसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो। तो वहाँ पे जितने भी मतलब जब मेरे जो पोस्ट है वो जब वायरल हुई थी तो लोगों ने अपनी स्टोरी पे डाला था, शेयर किया था और स्पेशली कॉल्स करी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मतलब मैं उनका भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मतलब ये होता है ना, लोग कमेंट्स करते तो मैं सबका रिप्लाई तो नहीं दे पाती हूँ, तो ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है तो बहुत 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 बड़ा थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हो, वो आपके लिए कुछ करते हैं, सहयोग करते हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते, अगर वो आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक सच में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये मतलब ये था कि जैसे आलिया भट्ट ने मेरी पोस्ट शेयर की थी, ये अचीवमेंट तो था, लेकिन जब सोशल मीडिया पे सब ने मतलब मेरी उस पोस्ट को अपनी स्टोरी पे लगाया, शेयर किया, कमेंट किया, मुझे मैसेज किया, तो मतलब वो मुझे आलिया भट्ट से भी ज़्यादा मतलब लगा इम्पॉर्टेंट कि हाँ, हमारे बरेली के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा वन्नी, अब आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? क्या आगे कुछ ऐसा फ्यूचर में ऐसा क्या करने जा रही हो या क्या करना चाहते हो? क्या क्या प्लानिंग्स हैं या कुछ ऐसे अचीवमेंट हैं जो आपको लेने हैं? क्या थॉट चल रहे हैं उसके? अभी तक मैं थोड़ा क्लियर नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है। थोड़ा सा ये होता है ना कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आप वो प्रोफेशन चुनो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आपकी कमाई हो और आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए, ऐसे करके। तो अभी तक मैं ये समझ नहीं पाई थी कि मैं अपना पूरा ध्यान पूरा पढ़ाई पे करूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे करूं या एज अ आर्टिस्ट वर्क करूं। तो जैसे मैंने बताया कि होता है ना कि सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, हम मतलब इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मेरा ये था कि मतलब काफ़ी लोग ने प्रोत्साहन किया, सब ने कहा कि तुम ये अच्छा कर रही हो, इसमें आगे बढ़ो, जब माँ सरस्वती जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया तो तुम इसको छोड़ो मत। तो ये है कि मेरा अभी ये है कि मैं एज अ आर्टिस्ट आगे अपने आप को स्थापित करूं और अपने बरेली के लिए, अपने देश के लिए कलाकार के रूप में अच्छा काम करूं, और प्लस जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनके पास मतलब शौक़ तो है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस उनको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। मतलब हमारे घर में ये है ना, जैसे मम्मी तो बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, पापा भी ये कि गांव में इतनी पढ़ाई को तो वो दिया नहीं जाता है। तो ये था कि मेरे घर में तो मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था कि मतलब कि आज के टाइम में ये होता है कि आजकल के जो माता पिता बहुत मॉडर्न हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि बच्चों को ऐसे गाइड करेंगे तो ये रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। प्लस मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो और ये है कि हमारा परिवार ये है कि अकेले ही रहता था, तो जो भी करना था वो मेरा ही डिसीज़न था। तो मैं भी चाहती कि ये है कि हमारे घर का माहौल अच्छा था, तो हो सकता है इसलिए मैं बिगड़ी नहीं वरना मतलब बच्चों के सामने ये होता है ना कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, संभल जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे मैं ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, उन्हें सपोर्ट करूँ और मैं उन्हें बता सकूँ कि हाँ, जो आपके शौक़ हैं वो आप उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने शौक़ को मतलब कमाई के रूप का ज़रिया भी बना सकते हो। तो मेरा अभी मन तो यही है, अपनी एकेडमी खोलने का, प्लस ये है कि बच्चों को कला के बारे में सिखाने का, और जो ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प करने का, ये है।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है अगर वो चित्रकला के क्षेत्र में कुछ करना चाहती है तो किस तरह से वन्नी शुक्ला से मदद ले सकती है। हाँ, मतलब ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में ज़्यादा एजुकेशन मतलब नहीं है, तो अगर मुझे पहले पता होता कि आर्ट में हम बीएफए एमएफए भी कर सकते हैं, जो बीए से बहुत हायर है। मतलब ये है कि अगर मैं बीए कर रही हूँ, जितना मैंने सीखा है, अगर मैं बीएफए करती एमएफए करती तो और अच्छा वर्क कर सकती थी। तो ये है कि मतलब अगर बच्चे मुझसे सीखेंगे तो मैं स्टार्टिंग से ही बता सकूँगी तुम अभी से स्टार्टिंग करो, मतलब अच्छा करो, तो ये है कि बीएफए एमएफए करो और अच्छा करियर बनाओ। ये थी वन्नी शुक्ला जो हमें ये बता रही थी कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों को अगर चित्रकला के क्षेत्र में भी करियर बनाना है तो किस तरीके से बनाना चाहिए। एक चित्र, जैसे अभी हमने पूर्व में कहा था, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। ये मौन शब्दों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो अपनी बात स्वयं को प्रदर्शित करके कह देता है। बहुत सारे शब्दों को, लफ्ज़ों की और सेंटेंसों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक चित्र ऐसी चीज़ है जो अपने आप में बोलते हैं। इस तरह की कला को भी सरकारों को आगे बढ़ाना चाहिए। इनके लिए कोई रियलिटी शो होना चाहिए जिसमें जो पेंटर्स हैं या जो रंगोली आर्टिस्ट हैं वो भी निखल के आएँ, उनकी कला निखर के आए। इन सब पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि आगे चलकर कुछ ऐसा ही भविष्य में होगा और इन कलाकारों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक मौका मिलेगा। बरेली से कौशिक टंडन के साथ सचिन भारती। धन्यवाद।